आइए दोस्तों, परीक्षा से चंद समय पहले मैं एसएस लॉ स्टडी पॉइंट में आज आपको लेबर लॉ, श्रम कानून, लेबर लॉ यानी श्रम कानून बताने जा रहा हूं। तो आइए उसमें हम सबसे पहले जानते हैं व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। तो आइए जानते हैं इसमें कि इसमें प्रश्न जो है दिया है कि व्यवसाय संघों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। दूसरा है श्रम कानून मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने का साधन है, विवेचना कीजिए। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेड यूनियंस। और दूसरा है श्रम कानून मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने का साधन है, विवेचना कीजिए। तो लेबर लेजिस्लेशन इज अ मीनिंग टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू वर्कमैन, डिस्कस। तो आइए जानते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि ऐतिहासिक, देखिए व्यवसाय संघों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर जानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवसाय संघों का प्रारंभ उसी समय से होता है जिस समय औद्योगिक संकाय अपने संक्रमणकालीन स्थिति में था। फिर भी इसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। प्रारंभ में श्रम संघों की स्वरूप श्रमिक क्लब, रात्रि क्लब, शिकायत कमेटी या हड़ताल समितियों के रूप में हुआ करता था, जो कि किसी विशेष आवश्यकता या अवसर पर ही गठित हो पाती थी। इसकी उत्पत्ति उस समय की मानी जाती है जब गिल्ड और पंचायतों के द्वारा सदस्य मजदूरों और स्वामियों के बीच उत्पन्न विवादों का सुलझाव प्रारंभ हुआ। परंतु संगठित रूप से भारत में श्रम संघ का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ था। इसके बाद भारतवर्ष में प्रथम सूती मिल की स्थापना सन 1818 में हो गई थी, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रणाली के आधार पर 1851 में उत्पादन आरंभ हुआ। औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। पहला जो है, राज्य को परिवर्तन एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उत्प्रेरक रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक रूप में मान्यता देना। न्याय न तो देखिए जो है प्रणाली के द्वारा उत्पन्न समस्याओं के कारण सन 1875 में बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन की स्थापना हुई और पहली रेल लाइन सन 1852 में बिछाई गई। मालिकों ने महिला श्रमिकों तथा बाल श्रमिकों से रात दिन काम लेना आरंभ कर दिया, जो शोषण तथा उत्पीड़न की चरम स्थिति थी। धीरे धीरे श्रमिकों की स्थिति अत्यंत अमानवीय हो गई, जबकि उनका वेतन नगण्य था। भुगतान संबंधी कोई नियम व्यवस्था नहीं थी। अकुशल तथा कुशल श्रमिकों की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ औद्योगिक श्रमिक संघ तथा सामान्य श्रम संघों का भी निर्माण हुआ। भारत में इसका श्रेय सर्वश्री N.M. लोखंडे तथा एवं V.P. वाडिया को दिया गया है, जिन्होंने क्रमशः बम्बई और मद्रास की कपड़ा मिलों के श्रमिकों को आधुनिक श्रम संघ के रूप में सर्वप्रथम संगठित किया। सन 1922 में महात्मा गांधी के निर्देशन में मजदूर महाजन संघ का निर्माण किया गया। सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना एवं उसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रथम केंद्रीय श्रम संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अस्तित्व में आने के साथ ही भारत में श्रम संघ का प्रतिनिधित्व एवं परस्पर संबद्धता के युग का आरंभ हुआ। 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में ट्रेड यूनियन के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का दीक्षांत समारोह और भारतीय मजदूरों के प्रथम कमेटी केंद्रीय संगठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का जन्म हुआ। इस सम्मेलन में 800 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो इससे संबंध 60 श्रम संघों और 40 सहानुभूति रखने वाले श्रम संघों के 5 लाख से भी अधिक मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 पारित किया गया, जिसने कुछ न्यूनतम शर्तों के अंतर्गत ट्रेड यूनियनों को विधिक मान्यता प्रदान कर दी। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात व्यवसाय संघ, तो आइए इसको जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात व्यवसाय संघ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के पश्चात दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं ने विश्व स्तर पर श्रम आंदोलन को गतिशीलता प्रदान की। पहला, सोवियत रूस में जारशाही शोषक राज्य को समाप्त कर बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत श्रम संगठनों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरी घटना सन 1920 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उदय होना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने विश्व के मजदूरों को अमानवीय दशा में सुधारने का संकल्प लिया। भारतीय समाज भी इन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। श्रम संघों ने
श्रमिकों की दयनीय दशाओं में सुधार के लिए सामूहिक संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। सन 1923 में मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध कंपनी के प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत किए गए एक ऐतिहासिक विनिश्चय में आदेश प्रसारित करते हुए संघ के पदाधिकारियों को इस बात के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि वे कर्मचारियों को काम पर न लौटने के अपने निर्णय द्वारा नियोजन की संविदा को भंग करने के लिए प्रेरित न करें। इसके बाद सन 1926 के मूल अधिनियम में सन 1929 और 1947 के संशोधन अधिनियमों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके पश्चात अस्थायी श्रम समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एक व्यवसाय संघ विधेयक फरवरी 1950 में भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें नियोजकों द्वारा श्रम संघों को मान्यता देने संबंधी नवीन उपबंध किए गए। यह था आपका प्रश्न जो पहला था कि व्यवसाय संघों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। अब दूसरा प्रश्न था कि श्रम कानून मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने का साधन है, इसकी विवेचना करना है। कि इंग्लिश में है कि लेबर लेजिस्लेशन इज अ मीन्स टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू वर्क मेन डिस्कस, इसको डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि श्रम कानून मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने का वास्तव में एक साधन है। सही बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने कारखानों में श्रमिकों की दशा के सुधार पर बल दिया, क्योंकि देश की उन्नति उद्योग की उन्नति पर निर्भर करती है। कोई भी उद्योग औद्योगिक शांति और सहयोग के अभाव में उन्नति नहीं कर सकता। औद्योगिक शांति तभी संभव है जब श्रम और पूंजी एक दूसरे से सहयोग करें। अच्छे सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु यह जरूरी है कि कर्मकार को औद्योगिक लाभ में उचित अंश दिया जाए। अतः हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण इस प्रकार करें जिससे कर्मकारों को कार्य करने के लिए उचित वातावरण तथा लाभ में उचित अंश प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा का स्थापित किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रम नीति संबंधी विचारधारा को सरकार द्वारा भी समर्थन प्राप्त होने से एक नई विचारधारा को बल मिला, जिसे त्रिपक्षीय श्रम नीति के नाम से जाना गया। यह त्रिपक्षीय श्रम नीति सन 1957 तक केंद्र बिंदु बन चुकी थी। इस सत्र के दौरान सरकार ने 3 पक्षों द्वारा सम्मिलित प्रयास को आधार बनाया। वे 3 पार्टियां थीं: व्यवसाय संघ जो कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती थी, और दूसरा नियोजक तथा सरकार। तो त्रिपक्षीय जो थी उसमें 3 पार्टियां कौन कौन सी थी? तो पहला था आपका कि व्यवसाय संघ जो कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती थी, दूसरा आपका था नियोजक, और तीसरा आपका था सरकार। इस प्रकार के प्रयास में प्रतिनिधित्व स्वयं तो कोई निर्णय नहीं लेते थे, उनका कार्य सलाह सुझाव देने तक ही सीमित था। इन तीनों पक्षों में सरकार का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। वार्षिक श्रम सम्मेलनों तथा अस्थायी श्रम समितियों ने इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा की। सम्मेलनों में कर्मकारों को प्रबंध में भागीदार बनाने, कर्मकारों को की शिक्षा, कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी जैसे विधानों पर बल दिया गया। सन 1958 में 16वें श्रम सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया। इस संहिता में व्यवस्था की गई कि कोई भी पक्ष बिना सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी न करे, एक पक्षी कार्रवाई को त्याग कर सामूहिक रूप में ऐच्छिक विवाचन वॉलंटरी आर्बिट्रेशन द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करे। यह भी व्यवस्था की गई कि अवपीड़ना तथा उत्पीड़ना जैसी क्रियाओं का सहारा न लिया जाए एवं अंशतः हड़ताल या तालाबंदी को त्याग कर शिकायत प्रक्रिया को स्वीकार। त्रिपक्षीय नीति एक ऐसी प्रणाली है जो श्रम एवं पूंजी के बीच निहित हितों के पहचान पर बल देती है। उत्पादन में तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने में श्रम एवं पूंजी दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं। श्रम नीति इस तथ्य पर आगे बढ़ी है कि पूरा समाज तथा व्यक्तिगत नियोजन कर्मकारों के कल्याण की सुरक्षा के दायित्वाधीन है तथा उन्हें ध्यान में रखना होगा कि कर्मकारों को अधिक लाभ का उचित अंश मिल रहा है अथवा नहीं। इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आपको याद रखना होगा।
बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में आया था, को संसद में पारित किया गया, जिसे कर्मकारों को बोनस दिए जाने संबंधी नियम बनाए गए। अब आइए आगे देखते हैं क्या नियम थे इस बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के। तो देखिए, पहला नियम इसका था, भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव इस प्रकार है। पहला है कि राज्य को परिवर्तन एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उत्प्रेरक के रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक के रूप में मान्यता देना। दूसरा, न्याय न दिए जाने की स्थिति में कर्मकारों के शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने के अधिकार को मान्यता देना। तीसरा, आपसी समझौता, म्यूचुअल सेटलमेंट, सामूहिक सौदेबाजी, कॉलेक्टिव बार्गेनिंग एवं ऐच्छिक विभाजन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को प्रोत्साहन देना। उसके बाद आपका आता है चौथा, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप। पांचवां, औद्योगिक शांति को बनाए रखने को प्राथमिकता देना। छठवां आपका है नियोजक एवं नियोजित के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना। सातवां आपका है उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आठवां है उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु सहयोग देना। नौवां है विधानों का समुचित प्रवर्तन। और 10वां कर्मकारों की स्थिति को ऊंचा उठाना। 11वां त्रिपक्षीय सलाह या मशवरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रम संघ किसे कहते हैं। श्रम संघ का पंजीयन किस प्रकार किया जाता है। किसी पंजीकृत श्रम संघ के अधिकारियों और सदस्यों के क्या क्या अधिकार और विशेषाधिकार हैं। व्हाट इज द ट्रेड यूनियन। What is the trade union? How can a trade union get itself registered? Discuss the rights and privileges of a registered trade union and officers and members. और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत व्यवसाय संघ के पंजीकरण की क्या रीति है, पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। या फिर व्हाट इज द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्हाट आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि श्रम संघ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उनका पंजीयन किस प्रकार किया जाता है, इस प्रश्न में हमको इसके बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर कि श्रम संघ श्रमिकों का एक ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक संगठन इसलिए कहा जाता है ताकि लोग अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकें, जिसमें श्रमिक अपने कार्य की दशा में मजदूरी एवं सुधार तथा परस्पर कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे उनमें एकता की भावना का निर्माण होकर सौदा करने की सामूहिक शक्ति मिले। श्रम आंदोलन के सूत्रधार कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यदि तुम्हारे अंदर एकता रही तो तुम्हें कोई बिहानी नहीं हो सकती। इस प्रकार औद्योगिक प्रजातंत्र की प्रबल भावना ने श्रम आंदोलन तथा श्रम संघ को शक्ति प्रदान की। इसकी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं। तो डॉक्टर बीबी गिर के अनुसार श्रम संघों से हमारा आशय ऐसे संगठनों से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसमें अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम संघ वस्तुतः श्रमिकों के संगठन का केंद्र बिंदु होता है। अब आइए जानते हैं भारतीय श्रम अधिनियम 1926 की धारा 2H के अनुसार कोई भी संगठन चाहे स्थायी हो या अस्थायी, यदि श्रमिकों व नियोक्ताओं के बीच श्रमिकों के बीच नियोक्ताओं के बीच उचित संबंधों को बनाए रखने हेतु बनाया गया हो, अथवा किसी व्यवसाय या व्यापार के कार्यों पर प्रतिबंध लगने के लिए बनाया गया हो, या दो से अधिक संघों का संगठन हो, तो उसे श्रमिक संघ कहा जाएगा। फिर से सुन लीजिए, श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच, नियोक्ताओं एवं नियोक्ताओं के बीच और श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच यदि इस प्रकार संगठन बनाया गया हो तो उसे श्रमिक संगठन कहा जाएगा। इसके पंजीयन की विधि, तो श्रमिक संगठन के पंजीयन की विधि क्या है। धारा 4 के अनुसार कोई 7 या अधिक व्यक्ति श्रम संघ के नियमों पर अपने हस्ताक्षर करके श्रम संघ के पंजीयन के लिए आवेदन कर सकता है। पंजीकरण के प्रार्थना पत्र के साथ श्रम संघ के नियमों की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए, जिस पर आवेदन देने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। धारा 5 के अनुसार श्रमिक संगठन के पंजीयन के लिए प्रत्येक प्रार्थना पत्र पंजीयक को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ श्रमिक संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए तथा आवेदन पत्र में निम्न बातों का उल्लेख करना होगा। पहला,
आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय और पता। दूसरा, श्रम संघ का नाम और उसके मुख्य कार्यालय का पता। श्रम संघ के पदाधिकारियों के नाम, आयु, व्यवसाय, पद और पता। यदि अब देखिए धारा 6 के अनुसार श्रम संघ को पंजीयन कराने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उनकी कार्यकारिणी का इस अधिनियम के अनुसार संगठन नहीं हो जाता और उसके नियमों में निम्न बातों की व्यवस्था नहीं हो जाती। पहला, श्रम संघ का नाम। दूसरा, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए श्रम संघ स्थापित किया गया है। तीसरा, वे श्रम संघ को पंजीयन कराने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उनकी कार्यकारिणी का इस अधिनियम के अनुसार गठन नहीं हो जाता है और उसके नियमों में निम्न बातों की व्यवस्था नहीं हो जाती है। पहला, श्रम संघ का नाम। दूसरा, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए श्रम संघ स्थापित किया गया है। तीसरा, वे सभी प्रयोजन जिनके लिए श्रम संघ के सामान्य कोषों का उपयोग किया जाएगा। चौथा, श्रम संघ के सदस्यों की सूची रखा जाना और सदस्यों तथा पदाधिकारियों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। उसके बाद अंग, इनके सदस्य ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में श्रम संघ से संबंधित उद्योग में कार्यरत हों। साधारण सदस्यों के अतिरिक्त इनके सदस्य ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में श्रम संघ से संबंधित उद्योग में कार्यरत हों। साधारण सदस्यों के अतिरिक्त अवैतनिक या अस्थायी सदस्य भी बनाए जा सकते हैं जो कि धारा 22 के अंतर्गत श्रम संघ की कार्यकारिणी के निर्माण के लिए पदाधिकारियों का काम करेंगे। उसके बाद चम देखिए, लिखा है कि प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 25 पैसे मासिक चंदा, 3 रुपये वार्षिक देने का नियम बनाना। वे सभी शर्तें जिनके अंतर्गत कोई सदस्य किसी लाभ का अधिकारी होगा अथवा किसी सदस्य पर जुर्माना किया जा सकेगा। श्रम संघ के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं विस्तार या रद्द करने की विधि व रीति जिसके अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों और श्रम संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें हटाया या सेवा मुक्त किया जा सकता है। श्रम संघ के कोषों की सुरक्षा, उनके खातों का निर्धारित रीति के अनुसार वार्षिक अंकेक्षण या तथा श्रम संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हिसाब की पुस्तकें देखने तथा निरीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं देना। है वह रीति जिसके अनुसार श्रम संघ को समाप्त या विघटित किया जा सकता है। अब धारा 7 के अनुसार, धारा 7 कह रहा है पंजीयक को ऐसी सभी सूचनाएं मांगने का अधिकार है जिसकी पूर्ति धारा 5 व 6 के अधीन की जानी थी लेकिन नहीं की गई है। तब तक जब तक ऐसी संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त न हो, पंजीयक उस समय तक श्रम संघ की रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकता है। इसमें एक केस है, कुंडल राव बनाम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन 1952। अब आ जाइए पंजीयन, जो धारा 8 में है। धारा 8 के अनुसार यदि पंजीयक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पंजीयन से संबंधित सभी आवश्यकताओं और वैधानिकताओं को पूरा कर दिया गया है तो वह निर्धारित ढंग से रखे हुए रजिस्टर में सभी सूचनाएं लिखकर उनको पंजीकृत कर लेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि यदि पंजीयन के लिए सभी अनिवार्यताओं वैधानिकताओं की पूर्ति कर दी गई है तो पंजीयक श्रम संघ का पंजीयन करने से मना नहीं कर सकता है। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। धारा 9 के अनुसार, धारा 9 के अनुसार किसी भी श्रम संघ का धारा 8 के दिन पंजीयन करने के पश्चात रजिस्ट्रार निर्धारित प्रारूप में पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। उसके बाद श्रम संघ अधिनियम। अब देखिए, पंजीकृत श्रम संघ के अधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकारों में विशेषाधिकार। तो श्रम संघ अधिनियम 1926 की धारा 15, 16, 17 और 18 में श्रम संघ के अधिकारों व दायित्वों का उल्लेख किया गया जो इस प्रकार है। पहला, सामान्य कोषों में से व्यय। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पंजीकृत श्रम संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए श्रम संघ के सामान्य कोष में से व्यय कर सकते हैं। श्रम संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ता व्ययों का भुगतान करने के लिए, श्रम संघ के प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय के भुगतान के लिए, किसी वैधानिक कार्यवाही के अभियोजन या बचाव जिसमें श्रम संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो। चौथा, श्रम संघ या उसे किसी सदस्य की ओर से व्यावसायिक विवादों के संचालन के लिए, औद्योगिक विवाद से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए। उसके बाद
श्रम संघ के सदस्यों तथा उनके आश्रितों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी की स्थिति में भत्ते देने के लिए, सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम चुकाने के लिए, श्रमिकों के लिए उपयोगी पत्रिकाओं के प्रकाशन के व्यय, सदस्यों व उनके आश्रितों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक हित हेतु किए गए व्यय जैसे दाह संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान आदि, उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी कार्य में वंशदान के लिए किया गया भुगतान, अन्य किसी कार्य के लिए जिसमें समुचित सरकार राजपत्र में सूचना जारी करके निर्दिष्ट करे। दूसरा होता है राजनैतिक कोष श्रम। इसमें धारा 16 के अनुसार पंजीकृत श्रम संघ अलग से प्राप्त किए गए चंदे से पृथक कोष स्थापित कर सकता है। राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें से व्यय किया जा सकता है। धारा 16(2) के अनुसार राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार है: विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने के संबंध में निर्वाचन पूर्व या बाद में किया गया कोई व्यय, या सभा आयोजित करने के लिए कोई व्यय हो, या फिर विधायी निकाय के स्थायी प्रदान करने के लिए निर्वाचित किसी व्यक्ति के भरण पोषण के लिए व्यय। उसके बाद आपसी ठहराव के लिए तो आपसी ठहराव के लिए दायी नहीं है, धारा 17। उसके बाद दीवानी दावों की मुक्ति, ये धारा 18 में वर्णित है। उसके बाद एजेंट द्वारा बिना अनुमति के कार्य करने पर उस कार्य के लिए श्रम संघ उत्तरदायी नहीं है, तो धारा 18 में वर्णित है। करारों या ठहरावों की प्रवर्तनीयता, ये धारा 19 में वर्णित है। उसके बाद श्रम संघ की लेखा पुस्तकों की जांच, का अधिकार धारा 20 में है। अवयस्कों को श्रम संघ की सदस्यता का अधिकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष की हो चुकी हो किसी भी पंजीकृत श्रम संघ का सदस्य बन सकता है तथा श्रम संघ के सदस्य को मिलने वाले लाभों की भांति लाभ या समस्त अधिकार प्राप्त कर सकता है, किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी श्रम संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता है। उसके बाद आपका आता है रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए एवं किसी व्यवसाय संघ का पंजीकरण कब वापस लिया या रद्द किया जा सकता है, पंजीकरण वापस लेने अथवा रद्द किए जाने की दशा में क्या उपचार है, या फिर एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड व्हेन कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बी विथड्रॉन और कैंसल्ड, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और विथड्रॉन। मतलब कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए एवं किसी व्यवसाय संघ का पंजीयन कब वापस लिया रद्द किया जा सकता है, या पंजीकरण वापस लेने या रद्द करने की क्या प्रक्रिया है, इसका उपचार क्या है, इसके बारे में जिक्र है। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति, तो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार और उसके सहायकों का क्षेत्राधिकार उसकी नियुक्ति के समय भी निश्चित कर दिया जाता है। जहां अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार के अधिकारों का प्रयोग उसके कर्तव्य का पालन करते हैं, वहां उन्हें रजिस्ट्रार के समकक्ष माना जाएगा। उसके बाद पंजीकरण रद्द किया जाना, तो पंजीकरण रद्द किया अधिनियम की धारा 10 में पंजीकरण रद्द किया जाने का ऑप्शन है, जैसे ट्रेड यूनियन द्वारा निर्धारित ढंग से आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर। दूसरा, जबकि श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन के द्वारा संघ की मान्यता या संघ के पंजीयन को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया हो। उसके बाद आप आ सकते हैं, उसके बाद अगला है कि जबकि संघ का पंजीयन कपटपूर्ण तरीके से या किसी गलती के तहत प्राप्त किया गया हो, जबकि श्रमिक संघ अस्तित्व में ही न रहा हो, जबकि संघ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया गया हो, जबकि श्रमिक संघ के प्राथमिक या सामूहिक उद्देश्य ही समाप्त हो गए हैं या फिर उनके प्राप्त करना संभव हो गया हो, या फिर 7वां है जबकि रजिस्ट्रार ने संघ को अपनी नियमावली में परिवर्तन करने को कहा हो तथा संघ द्वारा ऐसा परिवर्तन किया हुआ। ठीक है, लेकिन पंजीयन को रद्द करने या प्रमाण पत्र वापस लेने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 2 महीने पूर्व संघ के सचिव या अन्य अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा कि आवश्यक है तथा उसे वापस लेने या रद्द करने का लिखित कारण बताना होगा, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार ऐसा करने का प्रस्ताव कर। जिसमें केस है RG डिसूजा बनाम पूजा कर्मचारी संघ और अन्य 2009 FLR 568 बॉम्बे के बाद में। तो इसमें यह था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने व्यवसाय संघ के एडिशनल रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्युत्तरदाता
संघ के कर्मचारी का पंजीकरण रद्द करने के निर्णय को अपास्त कर दिया, क्योंकि वह पंजीकरण न तो किसी सूचना को छिपाकर, न ही मिथ्याकर भ्रमात्मक सूचना देकर, न ही कोई धोखा या गलती ही किया। ऐसे तत्व ही पंजीकरण रद्द करने के अधिकार होते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र इनकरेक्ट असेसमेंट या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड या मैकेनिकल एक्ट के कारण ग्रांट हो सकता है, लेकिन इसको अपीलीय प्राधिकारी या लेख न्यायालय द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। रजिस्ट्रार की स्वयं की गलती रद्द करने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद अपील आप यहाँ देख सकते हैं, रद्द करने या पंजीकरण वापस लेने के निर्णय रजिस्ट्रार पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। ही हैज नो पावर टू रिव्यू। रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध निम्न 2 आधार पर अपील की जा सकती है। पहला, संघ के पंजीकरण के आवेदन को स्वीकारा नहीं जा सकता। दूसरा, संघ के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को वापस ले लेता है या रद्द कर दिया जाता है, तब ऐसे संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा आदेश पारित होने के 60 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की। धारा 11 इसमें अप्लाई होगी। धारा 11 के अनुसार अपील निम्न न्यायालयों में प्रस्तुत की जाएगी। पहला, यदि संघ का प्रधान कार्यालय किसी प्रेसिडेंसी नगर में स्थित है, तो अपील वहां के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आप मिहिर कुमार गुहा बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961 केस में देख सकते हैं। कलकत्ता 165 में उच्च न्यायालय के विनिश्चयानुसार मौलिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार धारण करने वाला हाईकोर्ट अभिप्रेत है। यदि संघ का कार्यालय उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य स्थान पर है, तब अपील प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाले व्यवहार न्यायालय में की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं कि श्रम संघ के नाम का परिवर्तन और समामेलन तथा विघटन संबंधी विधि को समझाइए। दूसरा, एक्सप्लेन द लॉ रिलेशंस टू चेंज द नेम, अमेलगमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नियोक्ता तथा श्रमिकों के परस्पर दायित्वों के बारे में जागरूकता को जन्म देने में अनुशासन संहिता सक्षम हुई है। इसके कार्यों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चेंज इन द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, जब रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करते समय यह देखकर कि उसी नाम से एक संघ पहले ही पंजीकृत है, उसके नाम के परिवर्तन करने का आदेश देता है। दूसरे, जब स्वयं संघ किसी कारणवश अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, तो कोई भी श्रमिक संघ अपने नाम में परिवर्तन निम्न प्रकार से कर सकता है। पहला, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार जनरल बॉडी की मीटिंग में संघ के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, नाम परिवर्तन के लिए सदस्यों को सूचना देना आवश्यक बताती है। धारा 25 ये बताती है। संघों का समामेलन, यानी जब कोई 2 अधिक मतलब कि 2 पंजीकृत श्रमिक संघ मिलकर के एक नया संघ बनाते हैं, तो उसे संघों का समामेलन कहा जाता है, और यह 60% मतों के साथ हो सकता है। नाम परिवर्तन समूह में सूचना तथा इससे संघ पर प्रभाव, ये भी 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होती है कि भाई संघ का नाम बदलना, ये भी बात है। प्रभाव, पंजीकृत समीकरण का परिवर्तन जहाँ संभव है। श्रमिक संघ के अधिकारों तथा आभारों पर कोई प्रभाव न डालेगा, और न किसी वैध कार्रवाई में इसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। कोई वैध कार्रवाई इसके पूर्व नाम से, इसके ओर से, इसके विरुद्ध जारी या प्रारंभ की जा सकती है, जहां 2 या अधिक श्रमिक संघों के एकीकरण के प्रभाव का जब प्रश्न है। एक एकीकरण श्रमिक संघों में से किसी के अधिकारों पर उसके ऋणदाता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। व्यवसाय संघ का विघटन, जो कि धारा 27 में वर्णित है, तो किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का विघटन सभी सदस्यों की सहमति पर निर्भर करता है। संघ के विघटन के कई कारण हो सकते हैं। अधिक सदस्यों को पृथक हो जाना, संघ के उद्देश्य का पूरा हो जाना आदि। उसके बाद महत्व एवं विकास। समन्वित औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से उद्योगों में अनुशासन का भी विशेष स्थान है। यदि भारत के औद्योगिक संबंधों के इतिहास का अवलोकन करें, तो स्पष्ट होगा कि जब कभी उद्योग में अनुशासन की कमी हुई, तभी औद्योगिक संबंधों की पूर्ण हुई। यह भी बात है, अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। उद्योगों में अनुशासन की वृद्धि के लिए श्रमिक संघों तथा मालिकों का कर्तव्य होता है, भाई दोनों लोग आपस में मिलजुल कर अपना काम करें। और इसका एक वाद रहा है दिसंबर 1958 में अनुशासन संहिता का पालन न करने वाले उद्योग के बारे में कुछ उपाय किए गए, जो निम्न है कि यदि कोई श्रमिक संघ या मालिक संघ संहिता का पालन नहीं करता है, तो उसे केंद्रीय संघ द्वारा नोटिस दिया जाएगा। यदि किसी संघ द्वारा संहिता का बार बार उल्लंघन किया जाता है, तो केंद्रीय संघ अलग अलग किया जाएगा, ये बात है। उसके बाद
वे कौन से प्रयोजन हैं जिस हेतु व्यवसाय संघ की सामान्य निधि व्यय की जा सकती है तथा किन मदों पर श्रमिक संघ की राजनीतिक निधि खर्च की जा सकती है, वे कौन से प्रयोजन है। दूसरा इसमें सवाल है कि संघ का सदस्य कौन हो सकता है, क्या एक अवयस्क पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। संघ की सदस्यता से निष्कासन से संबंधित उपबंधों को भी बतलाइए। ट्रेड यूनियन को किन आधारों पर मान्यता प्रदान की जाती है, यह मान्यता किन आधारों पर वापस ली जा सकती है। मान्यता प्राप्त संघों के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो यह धारा 15 के प्रावधानों को सारी बात बताती है भाई ऐसे ऐसे करना है, कौन से प्रयोजन है जिनके लिए उनका धन खर्च किया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमने पिछले प्रश्नों में सारा पढ़ा है। आइए देखते हैं प्रश्न 21 से है कि सामूहिक सौदेबाजी क्या है। सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप एवं प्रक्रिया का वर्णन करें। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। सामूहिक सौदेबाजी जब श्रम और प्रबंध के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके सुलझाव का उपयुक्त मार्ग यही है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठकर विवादों का पारस्परिक वार्ता के द्वारा सुलझाव करें। ऐसी स्थिति में सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है। सामूहिक सौदेबाजी श्रम प्रबंध के बीच एक प्रकार की नागरिक वार्ता है जो आमने सामने बैठकर किसी निश्चित समझौते की प्राप्ति हेतु की जाती है। सामूहिक सौदेबाजी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्रम एवं प्रबंध दोनों समूहों के प्रतिकूल शक्तियों में संतुलन स्थापित कर एक समझौते को पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष है कि सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु अब तक के तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने की बात सैद्धांतिक रूप में से समर्थन तो देती है, किंतु वास्तविक व्यवहार में उसके द्वारा इस संबंध में अभी कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। भारतीय परिवेश में सामूहिक सौदेबाजी के संयंत्र के सक्षम विकास न हो पाने का कारण हमारे यहाँ श्रमिक संघों की मान्यता है तो कोई अधिनियमित एवं आवश्यक प्रावधान नहीं है तथा श्रमिक संघों का पारस्परिक द्वेष अपनी चरम सीमा पर है। यदि सभी श्रमिक संघ एक साथ मिलकर नियोजक से सौदेबाजी करते हैं तो भी उनकी मांगें विरोधी प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से औद्योगिक विवादों के सुलझाव हेतु सामूहिक सौदेबाजी विशेष कारगर नहीं हो पाती है। लाभ एवं हानियाँ देख लीजिए। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ एवं हानियाँ। तो सामूहिक सौदेबाजी सेवा योजकों की और श्रमिकों दोनों से सुलह और समन्वय के लिए इच्छुक होते हैं, जनहितों को मान्यता देने के लिए तत्पर रहने की मांग करती है। और राज्य ने सामूहिक सौदेबाजी के प्रमाणीकरण के नियमन द्वारा सक्रिय रुचि लेना प्रारंभ किया है ताकि दोनों पक्षों के हितों की सामान्य रूप से देखभाल की जा सके। इसके लाभ हैं कि इससे सभी कर्मकारों के लिए सेवा शर्तों में एकरूपता समानता रखना संभव होता है। दूसरा आपका है यह सस्ता तथा सुगम सुरक्षित उपाय है। तीसरा है यह कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर है। सामूहिक कार्रवाई करने से खतरा कम लाभ ज़्यादा होता है क्योंकि दायित्व व्यक्ति का न रहकर समष्टि का हो जाता है। यह पक्षकारों में तनाव कम करने में सहायक होता है और शांति की परंपरा कायम होती है। श्री LG रेनाल्डस इसके प्रबल समर्थक हैं। 20-30 साल तक इसके सफल रहने पर फिर ऐसी बात नहीं हो सकती जो पहले नहीं हुई हो। उसके बाद आपका आता है और बहुत सारे लाभ हैं। उसके बाद हानियाँ देख लीजिए। इसमें एक विधिवेत्ता है MH सिलिस्टर का कथन प्रासंगिक है। सौदेबाजी जैसे साधन का प्रयोग देख लीजिए। सौदेबाजी जैसे साधन का प्रयोग अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, इसलिए सूझबूझ और दूरदर्शिता से इसका उपयोग नहीं होगा तो निसंदेह इसके परिणाम अहितकर होंगे। सौदेबाजी के परिणाम को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए। समझौता न होने पर दोनों पक्षकार असफलता के लिए एक दूसरे को कोसते हैं। वातावरण तनावपूर्ण बना रहता है। यदि सामूहिक सौदेबाजी में नियोजक यह महसूस करता है कि समझौता अनुचित उत्पीड़क प्रभाव के बल पर करा लिया जाता है तो उसके मन में कूढ़न असंतोष और बदले की भावना आ जाती है। बाद में सौदेबाजी की शक्ति कमजोर है। इसके मुख्य कारण है योग्य एवं प्रगतिशील नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा जिससे वे बहस में भाग नहीं ले पाते, श्रमिकों का विभाजित रहना जबकि इसके विपरीत नियोजक संघ सुदृढ़ तथा एकजुट रहता है। इंट्रा यूनियन राइवलर के कारण कुछ मुद्दों पर विभिन्न संघ विभिन्न मत रुख अपनाते हैं।
ऐसे श्रमिक जो संघ के सदस्य नहीं होते, लाभान्वित नहीं हो पाते। सबसे कमजोर पहलू एक सामूहिक सौदेबाजी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहचान समाप्त हो जाती है। प्रतिनिधियों के और न रहने की संगठन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद कभी कभी सामूहिक सौदेबाजी के कारोबार प्रतिकूलता प्रभावित होकर स्वीकार नहीं करता और शर्त मनवाने पर अड़ा रहता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कारखाना अधिनियम 1948। आप इसको समझ लीजिए। धन्यवाद।